नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2019 की बात है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 35 में एक पुराना 3 मंजिला मकान था, जिसके पहले माले पर एक कमरा कई महीनों से खाली पड़ा था। मकान मालिक श्री गुप्ता ने कई बार उस कमरे को किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। लोग कहते थे उस कमरे में रात के 3 बजे कुछ होता है, पर यह सब बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। तभी एक नया किराएदार आया, आदित्य वर्मा, जो एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो भोपाल से दिल्ली आया था नई नौकरी के लिए। किराया सस्ता था, जगह साफ थी, उसे सब ठीक लगा। गुप्ता जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा अगर रात में कोई आवाजें सुनो तो डरना मत, पुराने घर हैं, लकड़ी चरमराती है। आदित्य ने हंसकर जवाब दिया, अरे अंकल, मैं हॉस्टल में पला हूं, भूत वूत से नहीं डरता। शिफ्टिंग के पहले दिन सब ठीक था, लेकिन रात में जब उसने लैपटॉप बंद किया और सोने लगा, तभी कुछ अजीब हुआ। कमरे की दीवारों से धीमे धीमे खुरचने जैसी आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के अंदर से नाखून रगड़ रहा हो। आदित्य ने सोचा शायद चूहे होंगे। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। वो फिर सो गया, लेकिन 3:07 बजे रात में अचानक दरवाजे पर 3 जोर की दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। आदित्य उठकर बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। सीढ़ियों पर सिर्फ हल्की हवा चल रही थी और बिजली के बल्ब में टिमटिमाती रोशनी। वो अंदर लौटा, दरवाजा बंद किया और मोबाइल देखा। टाइम था 3:07 AM। अगले दिन दफ्तर में काम के दौरान आदित्य को थोड़ी थकान महसूस हुई। वो सोचता रहा, क्या सच में किसी ने दस्तक दी थी या नींद में भ्रम हुआ था। शाम को लौटकर उसने कमरे में अगरबत्ती जलाई और हल्का म्यूजिक चलाया ताकि माहौल थोड़ा सामान्य लगे। लेकिन उसी रात जब घड़ी ने 3 बजने के कुछ मिनट पहले दिखाया तो उसके अंदर अजीब बेचैनी होने लगी। उसका गला सूख गया, दिल तेज धड़कने लगा और 3:07 बजते ही इस बार दीवार से महिला की हंसी जैसी आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज दीवार के उस हिस्से से आ रही थी जहां पेंट उखड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे पास गया और कान लगाया। वहां से किसी के रोने की आवाज आई। वो झटके से पीछे हटा और लाइट ऑन कर दी। कमरा फिर से बिल्कुल सामान्य था। वो पूरी रात जगता रहा। अगले दिन उसने गुप्ता जी से पूछा, अंकल, इस कमरे में पहले कौन रहता था? गुप्ता जी ने एक पल चुप रहकर कहा, एक लड़की थी, नाम पूजा। 5 साल पहले उसने यहीं खुदकुशी कर ली थी। आदित्य स्तब्ध रह गया। गुप्ता जी बोले, लेकिन बेटा, पुलिस ने कहा था वो डिप्रेशन में थी। बस उसी के बाद ये कमरा कभी शांत नहीं रहा। आदित्य ने तय किया कि वो कुछ दिन और रहेगा। भूत जैसी चीजें नहीं होती, वो खुद को समझाता रहा, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। तीसरी रात आदित्य ने तय किया कि वह अब डर के आगे नहीं झुकेगा। वो ऑफिस से लौटकर कमरे में कैमरा ऑन करके सो गया। उसका प्लान था, अगर सच में कुछ होता है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। रात के ठीक 3:07 बजे फिर वही आवाज आई, थक थक थक। पर इस बार दस्तक के साथ दीवार पर एक काली परछाई उभरी। वो हिली नहीं, बस वहीं ठहरी रही। आदित्य की सांसें रुक गईं। वो बिस्तर से धीरे धीरे उठा, कैमरे की ओर देखा। लाल लाइट जल रही थी, रिकॉर्डिंग चालू थी। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। लौटा तो देखा, परछाई अब उसकी दीवार पर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी थी। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन में कैमरे की झलक में एक लड़की का चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद। आदित्य चीख पड़ा और कैमरा गिर गया। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसमें 3:07 तक सब सामान्य था। जैसे ही टाइम उस पल पर पहुंचा, वीडियो ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर बस एक फ्रेम रुका। दीवार पर किसी ने लिखा था, मुझे यहां से आजाद करो। आदित्य ने फाइल डिलीट कर दी। उसने तय किया कि अब वो यहां नहीं रहेगा।
पर जब उसने सामान बांधना शुरू किया, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। चाबी काम नहीं कर रही थी। कमरे के अंदर तेज ठंड बढ़ने लगी। वो चिल्लाया, कौन है वहां? दीवार से एक महिला की आवाज आई। क्यों आ गए? मैंने तो कहा था कोई मत आए। सुबह किसी तरह गुप्ता जी ने बाहर से दरवाजा खोलवाया। आदित्य पसीने से तर था, चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बोला, अंकल, इस कमरे की सच्चाई क्या है? पूजा ने आत्महत्या क्यों की थी? गुप्ता जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, 5 साल पहले पूजा यहां अपने पति के साथ किराए पर रहती थी। पति हर वक्त शराब पीता था, मारता पीटता था। एक दिन पूजा ने पुलिस में शिकायत की, पर अगले ही दिन वो कमरे में लटकती मिली। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन मोहल्ले के लोग कहते थे उस रात किसी ने कमरे से औरत की चीखें सुनी थीं और दीवारों पर खून के छींटे थे, जिन्हें गुप्ता जी ने बाद में पेंट से ढक दिया था। आदित्य ने उसी शाम तय किया कि वो इस बात की तह तक जाएगा। वो थाने गया, पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पूजा की फाइल में कुछ गड़बड़ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, गले पर 2 निशान मिले जो आत्महत्या के फंदे से मेल नहीं खाते। उसने पूजा के पति राहुल का पता लगाया। वो अब हरिद्वार में था। फोन लगाने पर एक भारी आवाज आई, तू कौन है? पूजा का नाम मत लेना, वो मुझे आज भी चैन से सोने नहीं देती। आदित्य चौंका। क्या मतलब? राहुल बोला, हर रात 3 बजे वो मेरे सपनों में आती है, कहती है मेरा सच उजागर करो। कॉल अचानक कट गया। उसी रात आदित्य के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर सफेद साड़ी पहनी एक आकृति खड़ी थी। वो हौले हौले बोली, तू मेरी मदद करेगा ना? आदित्य डरते हुए बोला, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मैं पूजा हूं। पूजा की आत्मा अब हर रात 3-7 पर आती थी। वो कभी दिखती, कभी बस आवाज देती। आदित्य अब उससे बात करने लगा। उसे डर नहीं लगता था, बल्कि तरस आने लगा था। एक रात आत्मा ने कहा, मेरा पति मुझे मारता था। उस रात उसने मेरा गला दबाया और मुझे पंखे से लटका दिया। उसने कहा, अगर तू मर गई तो सब कहेंगे आत्महत्या। आदित्य की आंखें भर आईं। वो बोला, मैं सबूत ढूंढूंगा। अगले दिन उसने दीवार की पेंटिंग हटाई। नीचे पुराने खून के निशान और नाखूनों के गहरे खरोंच के निशान थे। वहां लिखा था, मैंने खुद को नहीं मारा। वो सबूत उसने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। रात को पूजा फिर आई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है। क्या? राहुल को सच कबूल करवाओ। आदित्य ने हरिद्वार जाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात कमरे में भयंकर तूफान उठा। खिड़कियां अपने आप बंद हुईं, लाइटें बुझ गईं और दीवार से वहीं जली हुई औरत की आकृति उभरी। वो चीखी, मत जा, वो तुझे भी मार देगा। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कमरे में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन दीवार पर अब कुछ नया लिखा था, जाओ हरिद्वार। आदित्य दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा। वहां उसने राहुल का घर ढूंढा। टूटा हुआ मकान, अंदर सन्नाटा। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, तुम राहुल से मिलने आए हो? वो तो मर चुका। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे? वो बोली, 3 दिन पहले रात के 3:07 पर उसने खुद को फांसी लगा ली। आदित्य को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। क्या पूजा की आत्मा ने उसे मार दिया था, या राहुल ने अपने अपराध बोध में खुदकुशी की? वो उसी शाम वापस लौटा। कमरे में अजीब शांति थी। रात को जब घड़ी ने 3:07 दिखाया तो पहली बार कोई दस्तक नहीं हुई। दीवार से बस एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद, और कमरे में हल्की चमकदार रोशनी फैल गई। आदित्य मुस्कुराया, अब तू मुक्त है। लेकिन उसने देखा, दीवार के कोने में एक ताजा खून का निशान था जो उसके अपने नाम से बना था। आदित्य, 1 महीने बाद वो कमरा फिर किराए पर दे दिया गया। नई किराएदार थी, एक कॉलेज की लड़की, रिया। गुप्ता जी ने पूछा, बेटा डर नहीं लगता यहां रहने से? रिया ने हंसकर कहा, डर कैसा, भूत वूत कुछ नहीं होते। पहली रात सब सामान्य थी, पर ठीक 3:07 बजे उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो उठी और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। मोबाइल देखा, 3:07, और फिर
दीवार पर हल्की रोशनी बनी, किसी आदमी की आकृति। वो बोली, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं आदित्य हूं। रिया की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सुबह गुप्ता जी ने दरवाजा खोला। रिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में आदित्य का पुराना कैमरा था। कैमरे में वीडियो चला। 3:07 पर दीवार से आदित्य का चेहरा उभरा हुआ था और उसने कहा, भूतों पर विश्वास मत करो जब तक खुद न बन जाओ। गुप्ता जी के हाथ कांपने लगे। कमरा फिर से बंद कर दिया गया। आज भी वो कमरा रोहिणी सेक्टर 33 में बंद है। कोई वहां नहीं रहता। लोग कहते हैं, अगर रात के 3:07 पर वहां से गुजरो तो किसी के दरवाजे पर 3 दस्तकें सुनाई देती हैं, थक थक थक। और अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो अगला नाम दीवार पर लिखा मिलता है, तुम्हारा।